इसका मतलब है कि उन लोगों के अचानक गायब हो जाने की वजह से हम फौरी तौर पर रोशनी से अंधेरे में दाखिल हो गए हैं, लेकिन बहरहाल हमें उनके हुलियों और उनकी रिहाइश गाहों का इल्म हो चुका है और उनके हेडक्वार्टर का भी। और अब हमें सबसे ज़्यादा इस हेडक्वार्टर पर तवज्जो करनी चाहिए। अगर हम किसी तरह इस हेडक्वार्टर को कवर कर लें तो फिर ये सारे मेंबर्स खुद ब खुद हमारी गिरफ्त में आ जाएंगे। चेकिंग मशीन के फेल हो जाने का मतलब है कि अंदर इंतहाई जदीद तरीन साइंसी इंतजामात मौजूद हैं। सरदार अहमद जान ने ऐसे लहजे में बात करते हुए कहा जैसे सामने बैठे हुए रब्बानी को कहने की बजाय अपने आप से बातें कर रहा हो। बॉस, अगर आप नाराज ना हो तो मैं एक बात कहूँ। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद रब्बानी ने कदरे हिचकिचाते हुए कहा तो सरदार अहमद जान बेएहतियात चौंक कर उसे देखने लगा। बात? कौन सी बात? क्या कहना चाहते हो तुम? सरदार अहमद जान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसके तसव्वुर में भी ये बात न आ सकती हो कि रब्बानी भी कोई बात कह सकता है। बॉस, हमारी प्लानिंग बुनियादी तौर पर गलत है। इस प्लानिंग के साथ हम ऐसे इस मिशन में किसी सूरत में भी कामयाब नहीं हो सकते, रब्बानी ने कहा। प्लानिंग बुनियादी तौर पर गलत है? क्या मतलब? खुलकर बात करो, सरदार अहमद जान ने होंठ भींचते हुए कहा। बॉस, हमें इस तरह छुपकर काम करने की बजाय खुलकर काम करना चाहिए। अगर हम खुलकर काम करते तो अब तक कम से कम सीक्रेट सर्विस के 4 मेंबर्स तो हलाक हो चुके होते, लेकिन हम इस तरह छुपकर काम कर रहे हैं जैसे हम सीक्रेट सर्विस के मुकाबले में कोई इंतहाई कमतर दर्जे की तंजीम से मुतालिक हों, रब्बानी ने जवाब दिया। तुम्हें असल हालात का इल्म नहीं, असल मसला और है। मेन प्लानिंग ये भी थी कि सीक्रेट सर्विस को एक मिशन देकर पहाड़ी इलाकों में ले जाया जाए और फिर उसका खात्मा कर दिया जाए। उसके बाद उसके हेडक्वार्टर पर रेड किया जाए और उसे तबाह बर्बाद करने के साथ साथ वहां से फाइल भी हासिल कर ली जाए। इस तरह रूसिया के 3 मिशन बैक वक्त मुकम्मल हो सकते थे। एक तो मौजूदा सीक्रेट सर्विस का मुकम्मल खात्मा, दूसरा सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर से फाइल का हसूल और तीसरा और आखिरी मिशन ये कि उसके बाद रूसिया उन आज़ाद पहाड़ी इलाकों में अपना मखसूस जासूसी सेंटर कायम कर सकेगा। तुम्हें मालूम तो है कि इसके लिए हमारे कबीले के 100 जायद नौजवानों को रूसिया में खुफिया तौर पर बाकायदा तरबियत भी दी जा रही है। ये सेंटर पहाड़ों के अंदर खुफिया होगा और वहाँ रूसिया ऐसे जदीद तरीन साइंसी आलात नस्ब करेगा जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान, बहादुरिस्तान बल्कि नागालैंड, चोगरान के खास अड्डे नज़रों में रहेंगे, बल्कि और सेंटर से वो फिजा में मौजूद एक्रीमिया के चेकिंग हलाई सैयारों को भी आसानी से जाम कर सकेगा। बहरहाल ये बहुत बड़ा मंसूबा है और इस मंसूबे को हमेशा के लिए महफूज रखने के लिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खात्मा किया जाना ज़रूरी है। हमें इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि हम कभी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस या एक्रीमियन एजेंटों के सामने नहीं आए और खामोश रहकर काम करने का मकसद भी यही था कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ख़त्म भी हो जाए और किसी को ये इल्म भी ना हो सके कि उसे किसने ख़त्म किया है, रूसिया ने, एक्रीमिया ने, काफिरिस्तान ने या फिर किसने। लेकिन फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस पहाड़ों में जाने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैंने चीफ से बात की और इस तरह एम को हटा लिया गया और मैं भी बज़ाहिर पीछे हट गया और अब हमने यहाँ रहकर उनका खात्मा करना है। प्लानिंग यही थी कि जब तक उनका सारा सेटअप सामने न आ जाए हम लोग एक्शन में न आए। आज तक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का एक मेंबर भी किसी के सामने न आया था, लेकिन 4 दिन के बाद उस कैप्टन शकील के मुतालिक मालूम हुआ कि उसे मिलिट्री इंटेलिजेंस से पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस में ट्रांसफ़र किया गया है। उस पर मजीद काम किया गया तो वो सामने आ गया, लेकिन वो बिल्कुल अकेला रहता था और इंतहाई कम गो और कम मिलने जुलने वाला आदमी था। चनाचे आमिर सुहेल को बतौर उसका भतीजा सामने लाया गया ताकि आमिर सुहेल उसके करीब रहकर उससे मिलने वालों में से सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स को चेक करेगा। लेकिन हमारा ये मंसूबा भी फेल हो गया। उस कैप्टन शकील ने कोई जज्बाती रद्द-ए-अमल ही जाहिर ना किया, अलबत्ता उससे ये फ़ायदा हो गया कि उसने स्पेशल कार्ड सफदर को दे दिया। इस तरह हमें ये इल्म हो गया कि सफदर भी सीक्रेट सर्विस का मेंबर है और उसकी वजह से दूसरों का इल्म भी हो गया। इमरान के बारे में हम पहले ही जानते थे। बहरहाल इमरान की वजह से हमें हेडक्वार्टर का भी इल्म हो गया, लेकिन उन सब के इस तरह गायब हो जाने के बाद वाकई हमें नए सिरे से प्लानिंग करना होगी। ऐसी प्लानिंग जिसकी मदद से हमारे तमाम मकासद तेज़ी से मुकम्मल हो सकें। सरदार अहमद जान ने इन पूरे हालात का तफसीली तज्ज़िया करते हुए कहा, मैं तो अब भी यही कहता हूँ बॉस कि हमें अब खुलकर सामने आ जाना चाहिए। हेडक्वार्टर पर हम इंतहाई ताकतवर बमों की बारिश कर देंगे। इस तरह वहाँ मौजूद तमाम साइंसी निज़ाम भी खुद ब खुद तहस नहस होकर रह जाएगा। रब्बानी ने कहा, अहमक हो तुम, ज़्यादा जोश नुकसान का बायस बनता है। हेडक्वार्टर की तबाही से
वो रेड फाइल भी ख़त्म हो जाएगी जिसे हासिल करना रूसिया के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हमें इसे अंदर से फतह करना होगा, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। सरदार अहमद जान ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। ओह यस बॉस, रब्बानी ने कदरे शर्मिंदा होते हुए कहा। तुम अपनी तमाम तर तवज्जो सीक्रेट सर्विस के मेंबरान की तरफ रखो। मैंने रूसिया से अपने सेक्शन के 10 आदमी कॉल कर लिए हैं। वो आज ही एक मखसूस अड्डे पर पहुंचने वाले हैं। मैं उनके साथ हेडक्वार्टर पर काम करूंगा। तुम्हारा और मेरा राब्ता सिर्फ स्पेशल ट्रांसमीटर के जरिए होगा, समझे? सरदार अहमद जान ने कहा। कौन सा अड्डा बॉस? रब्बानी ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये नया अड्डा है, तुम्हें इसका इल्म नहीं और ना ही होना चाहिए, ताकि SV3 सेक्शन और रब्बानी सेक्शन के दरमियान कोई ताल्लुक किसी तरह भी साबित ना हो सके। तुम सिर्फ स्पेशल ट्रांसमीटर पर मुझे रिपोर्टें दोगे और मेरी हिदायत लेकर उन पर अमल करोगे। बहरहाल सीक्रेट सर्विस के मेंबरान का खात्मा तुम्हारे सेक्शन की ड्यूटी है। सरदार अहमद जान ने उठकर खड़े होते हुए कहा। यस बॉस, रब्बानी ने भी उठते हुए कहा और सरदार अहमद जान तेजी से मुड़ा और केबिन से निकलकर हाल में से होता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके वहां पहुंचते ही दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और सरदार अहमद जान सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर राहदारी में पहुंच गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार उस कोठी से निकलकर दोबारा दारुल हुकूमत की सड़कों पर दौड़ती हुई दारुल हुकूमत के जनूबी इलाके की तरफ बढ़ी जा रही थी। दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में इस वक्त ब्लैक ज़ीरो अकेला बैठा हुआ था, लेकिन वो बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रहा था जिस दरवाजे से दानिश मंजिल की लेबॉर्ट्री को रास्ता जाता था। इमरान काफ़ी देर से लेबॉर्ट्री में मौजूद था, फिर अचानक वो दरवाज़ा खुला और इमरान अंदर दाखिल हुआ। पता चल गया इमरान साहब? ब्लैक ज़ीरो ने इंतहाई इश्तियाक आमेज़ लहजे में पूछा। उसके साथ ही वो कुर्सी से भी उठ खड़ा हुआ था। पता चल जाता, लेकिन अचानक वो डिक्टाफोन ऑफ हो गया। इस तरह सारा सिलसिला ही ख़त्म हो गया। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। क्या मतलब? सिलसिला कैसे ख़त्म हो गया? ब्लैक ज़ीरो ने होंठ चबाते हुए कहा। वो इमरान के बैठने के बाद कुर्सी पर बैठ गया था, डिक्टाफोन को व्यूज़ टेकिंग मशीन से लिंक किया और फिर दारुल हुकूमत के तफसीली नक्शे को मशीन में मखसूस अंदाज में एडजस्ट करने के बाद जैसे ही मैंने मशीन ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया, डिक्टाफोन यकलहत ऑफ हो गया। उसमें से निकलने वाली मखसूस वेव्स ही ख़त्म हो गई। दूसरे लफ्ज़ों में उसके रिसीविंग सेटअप को ऑफ कर दिया गया है, इसलिए अब उस डिक्टाफोन की मदद से रिसीविंग सेट को ट्रेस नहीं किया जा सकता। इमरान ने जवाब दिया। ये भी तो हो सकता है कि उन्हें इस बात का इल्म हो गया हो कि डिक्टाफोन से चेकिंग की जा रही है, इसलिए उन्होंने उसे ऑफ कर दिया हो। बाकी डिक्टाफोन जो जूलिया, कैप्टन शकील, सदीकी और नुमानी की रिहाइश गाहों से मिले हैं, उनको चेक किया आपने? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। जाहिर है, लेकिन वो सब बैक वक्त ही ऑफ कर दिए गए हैं। चलो, उससे सफदर वाले से तो उन्हें मशीन एडजस्ट के दौरान कोई आवाज़ सुनाई दे गई हो। हालांकि मैंने अपने तौर पर बेहद एहतियात की थी, लेकिन बाकी डिक्टाफोन तो मैंने साउंड प्रूफ पैकिंग में रखे हुए थे, वो क्यों ऑफ कर दिए गए हैं? इमरान ने जवाब दिया और ब्लैक ज़ीरो के होंठ भींचे और ज़्यादा भींच गए। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के आसार नुमाया हो गए। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि इस बार सीक्रेट सर्विस के खिलाफ कोई इंतहाई गहरी और खतरनाक साजिश हो रही है। पहले आपकी कार से स्पेशल इंडिकेटर मिला जिसका आपको इल्म ही ना था, फिर सफदर के फ्लैट से ये डिक्टाफोन सामने आया, उसके बाद बाकी चंद मेंबरान के फ्लैट से भी ये बरामद हुए। उसके साथ साथ दानिश मंजिल में इंतहाई जदीद चेकिंग मशीन भी फेंकी गई। अगर दानिश मंजिल का खसूसी निज़ाम ऑन ना होता तो फिर दानिश मंजिल को इस मशीन के ज़रिए ट्रेस कर लिया जाता। ये सब कुछ हो भी रहा है और हम उन सारी बातों से कतई बेखबर हैं। हमें किसी बात का इल्म ही नहीं कि ये कौन लोग हैं और क्यों ऐसा हो रहा है। ब्लैक ज़ीरो ने तेज़ लहजे में कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। इस बार मालूम होता है कि शेर के मुकाबिल सवा शेर आया है। आज तो हम ही लोगों को हैरान करते चले आ रहे थे, कोई ऐसा तो आया जिसने हमें हैरान तो क्या शद्र कर दिया है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, वाकई शद्र होने वाली बात है। ये तस्वुर ही नहीं हो सकता कि सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के फ्लैट्स में बाकायदा जदीद डिक्टाफोन काम कर रहे हैं और ना ही X2 को इसका इल्म है और ना ही सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। X2 की इज्जत बचाने के लिए तो मुझे सफदर के फ्लैट में नजर आने वाला डिक्टाफोन वापस रखना पड़ा, वरना इस बार वाकई हजारों आंखें रखने वाला X2 मुकम्मल तौर पर अंधा समझ लिया जाता। इमरान ने हंसते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो के होंठ और ज्यादा भींच गए। आप हंस रहे हैं जबकि मेरे जहन में आंधियां सी चल रही हैं। ब्लैक ज़ीरो से ना रहा गया तो आखिरकार वो बोल ही पड़ा। इमरान ने कहा मारा और खिलखिलाकर हंस पड़ा। खूब, जब हम काम करते हैं तो मुखालिफों के जहनों में भी ऐसी ही आंधियां चलती होंगी, लेकिन इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
अब तक हम वाकई मुकम्मल अंधेरे में थे और शुक्र करो कि तुम्हारी टीम बच गई है। न जाने उन्होंने क्या सोचकर फाइल एक्शन नहीं किया, वरना मुझे खतरा था कि इस बार सीक्रेट सर्विस को दफनाना ही पड़ता, इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो ने असबात में सर हिला दिया। मेरा ख्याल है इस बार रोसा की कोई खसूसी तंजीम हमारे खिलाफ काम कर रही है, अचानक ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। रोसा की तंजीम? ये नतीजा तुमने कैसे निकाल लिया? क्या उस सरदार अहमद जान की वजह से? इमरान ने चौंक कर पूछा। हाँ, उसकी जहां आमद के बाद ही ये पुरस्कार सिलसिला शुरू हुआ है और गो इस बात की तस्दीक हो गई है कि वो असल सरदार अहमद जान है और बड़े कबीले के सरदार गुलजान की तबीयत भी वाकई इंतहाई खराब हो गई थी और सरदार अहमद जान भी वहीं मौजूद है और ये कोठी भी सरदार अहमद जान के लिए मखसूस है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद मेरा दिल कह रहा है कि वो इस चक्कर में लाजमन मुलविस है। वो यकीनन रोसिया का एजेंट है, ब्लैक जीरो ने कहा। इमरान ने जवाब में कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि मेज पर मौजूद स्पेशल ट्रांसमीटर से कॉल आनी शुरू हो गई। इमरान समझ गया कि कॉल टाइगर की तरफ से ही होगी क्योंकि स्पेशल ट्रांसमीटर पर इमरान की ज़ाती फ्रीक्वेंसी एडजस्ट थी। उसने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो टाइगर कॉलिंग बॉस ओवर। ट्रांसमीटर ऑन होते ही टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। यस इमरान अटेंडिंग यू ओवर। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। बॉस, मैंने असल आमिर सुहेल का खोज निकाल लिया है, वो यहाँ के एक बदमाश रोडनी की ज़ाती कैद में है ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। असल आमिर सुहेल का क्या मतलब? मैं समझा नहीं, ये असल और नकल का सिलसिला किधर से पैदा हो गया ओवर। इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। बॉस, इंक्वायरी से तो यही पता चला था कि महकमा रजिस्ट्रेशन का ऑफिसर आमिर सुहेल महकमे से तवील और बगैर तनख्वाह के रुखसत लेकर कहीं चला गया है। उसका घर भी बंद है और किसी को मालूम भी नहीं कि वो किधर चला गया है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं ड्रैगन स्पेशल क्लब में मौजूद था। ये क्लब रोडनी की मलकियत है कि बातों बातों में उसके असिस्टेंट ने आमिर सुहेल का जिक्र किया तो मैं चौंक पड़ा। मैंने उससे घुमा फिरा कर पूछा तो इतना मालूम हो गया कि कोई सरकारी मुलाजिम जिसका नाम आमिर सुहेल है रोडनी की ज़ाती कैद में है और काफ़ी अरसा से है। मैंने उसका हुलिया भी मालूम कर लिया है, वो बिल्कुल आमिर सुहेल जैसा ही है। अब अगर आप कहें तो मैं रोडनी से मालूमात हासिल करूं ओवर। टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। रोडनी की ज़ाती कैद में? क्या मतलब? इस रोडनी ने उसे क्यों कैद किया हुआ है ओवर। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, ये काफ़ी तवील अरसे से कैद है, कैप्टन शकील साहब को आमिर सुहेल के मिलने से भी पहले का, इसीलिए तो मैंने असल आमिर सुहेल के अल्फाज कहे थे ओवर। दूसरी तरफ से टाइगर ने कहा तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। ओह, तो ये बात है, ठीक है, मैं होता आ रहा हूँ, ये इंतहाई अहम मामला है, ये रोडनी किधर मिलेगा ओवर। इमरान ने पुरजोश लहजे में कहा। ड्रैगन स्पेशल क्लब में मौजूद है, मैंने मालूम कर लिया है ओवर। टाइगर ने जवाब दिया। ओके, तुम जीरो मेकअप में आना, मैं भी उसी मेकअप में हूँगा ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ये अहम क्लू साबित हो सकता है ब्लैक जीरो, इसलिए मैं खुद जा रहा हूँ। वैसे तुम पूरी तरह होशियार रहना, हो सकता है कि वो इस ट्रैकिंग मशीन से भी ज़्यादा जदीद और कोई हरबा इस्तेमाल करें, इमरान ने ब्लैक जीरो से कहा और तेज़ी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो आम से मेकअप में दानिश मंजिल की खसूसी कार लेकर उसके खुफिया रास्ते से निकलकर सड़क पर पहुंच गया था। जैसे ये सारा चक्कर चला था, उसने अपनी कार दानिश मंजिल में ही बंद कर दी थी और दानिश मंजिल की खसूसी कार पर खुफिया रास्ते से आ जा रहा था ताकि अगर किसी तरीके से भी दानिश मंजिल की या उसकी अपनी चेकिंग हो रही हो तो उसे चेक ना किया जा सके। 15 मिनट की तेज ड्राइविंग के बाद वो ड्रैगन स्पेशल क्लब तक पहुंच गया। ये एक जदीद अंदाज की बनी हुई इमारत थी जिसका बैरूनी रुख बिल्कुल किसी पगोड़े के अंदाज में बनाया गया था। बज़ाहिर तो ये गैर मुल्की खातों का रेस्टोरेंट था, लेकिन उसके नीचे बने हुए तहखानों में न सिर्फ हर किस्म की मंशियात मिलती थी बल्कि वहाँ ऊंचे पैमाने पर जुआ भी खेला जाता था। ये मालूमात उसे उस क्लब के बारे में पहले से मालूम थी, लेकिन चूंकि वो ऐसे मामलात पर तवज्जो ना देता था इसलिए उसे ये मालूम ना था कि इसके मालिक का नाम रोडनी है। कार एक साइड पर रोककर वो नीचे उतरा और फिर तेजी से क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ गया, लेकिन वहाँ उसे टाइगर नजर न आया। जीरो मेकअप की एक मखसूस मेकअप था, इसलिए इमरान ने उसे जीरो मेकअप का कहा था ताकि वो उसे आसानी से पहचान सके और टाइगर को यहाँ बाहर ही होना चाहिए था। हो सकता है वो अंदर हो, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और क्लब के हाल में दाखिल हो गया। लेकिन वहाँ दाखिल होते ही उसे इंतहाई हैरत हुई क्योंकि हाल में मौजूद अफराद जो गैर मुल्की खाना खाने में मसरूफ़ थे इंतहाई आला तबके के अफराद थे।
हाल का माहौल भी शरीफाना और संजीदा था, जबकि उसका ख्याल था कि यहाँ जुराइम पेशा अफराद की कसरत होगी। लेकिन अब यहाँ का माहौल देखकर वो समझ गया था कि रोडनी क्लब की बज़ाहिर हैसियत शरीफाना ही रखी हुई है। इसका मतलब है कि वो खुद भी खासा गहरा आदमी होगा। इमरान तेज से कदम उठाता काउंटर की तरफ बढ़ गया। मुझे रोडनी से मिलना है, उसने काउंटर पर खड़ी लड़की से मुहातिब होकर कहा। बॉस अभी दफ्तर से उठकर कहीं गए हैं और ये मालूम नहीं कि कहाँ गए हैं और कब वापस आएंगे। लड़की ने इंतहाई मेहजबाना लहजे में जवाब देते हुए सारी बात कह दी। उनकी रिहाइशगाह किधर है? मैंने उनसे फौरी तौर पर और लाजमन मिलना है, इमरान ने कहा। पाम व्यू कॉलोनी में उनकी रिहाइश है, कोठी नंबर 12 उसे ब्लॉक लेकिन वो रिहाइश पर किसी से मिलना पसंद नहीं करते। लड़की ने जवाब देते हुए कहा। ओके थैंक यू, इमरान ने कहा और वापस मुड़ गया। अभी वो दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि उसकी कलाई पर ज़रबें लगनी शुरू हो गईं। उसका मतलब था कि वॉइस ट्रांसमीटर पर कॉल आनी शुरू हो गई है। वो तेज से कदम उठाता दरवाजे से निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़ता गया। हेलो हेलो टाइगर कॉलिंग ओवर। कार में बैठकर उसने जैसे ही वॉइस ट्रांसमीटर ऑन करके कान से लगाया, टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। यस इमरान, अटेंडिंग यू ओवर, इमरान ने स्पार्ट लहजे में कहा। बॉस रोडनी आपके आने से पहले क्लब से निकल गया था, इसलिए मुझे उसके पीछे जाना पड़ा। वो इस वक्त एम्पीरियल कॉलोनी की कोठी नंबर 101 में मौजूद है। कोठी के बाहर चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट अथॉरिटी लुत्फुल्लाह खान की नेम प्लेट मौजूद है, ओवर, टाइगर ने जवाब देते हुए बताया। ओके मैं वहीं आ रहा हूँ, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने कार स्टार्ट की और दूसरे लम्हे कार एक बार फिर सड़क पर दौड़ने लगी। एम्पीरियल कॉलोनी वहां से ज़्यादा दूर न थी, इसलिए थोड़ी देर बाद इमरान एम्पीरियल कॉलोनी में दाखिल हो गया। 101 नंबर कोठी कॉलोनी के तकरीबन नाहर में थी, इसलिए वहां तक पहुंचते पहुंचते इमरान को 10 मिनट मजीद लग गए। कोठी के सामने से गुजरकर उसने कुछ आगे जाकर कार रोकी और फिर दरवाज़ा खोलकर जैसे ही नीचे उतरा, करीब ही 9 तामीर इमारत की एक दीवार के पीछे से टाइगर जीरो मेकअप में बाहर आ गया। चूंकि इमरान के पास उसकी कार ना थी, इसलिए टाइगर कार ना पहचान सका था और इमरान जब बाहर आया तभी वो उसे पहचान सका। क्या रिपोर्ट है? इमरान ने उसके करीब आने पर पूछा। वो अभी तक अंदर है बॉस, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। इमरान ने कहा और वापस कार की तरफ बढ़ने ही लगा था कि बेएहतियात चौंक पड़ा, क्योंकि कोठी का फाटक खुल रहा था। थोड़ी देर बाद उसमें से गहरे नीले रंग की कार बाहर निकली, जिसकी ड्राइविंग सीट पर एक भारी चेहरे और बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी मौजूद था। यही रोडनी है बॉस, टाइगर ने कहा और इमरान ने सर हिला दिया। वो दोनों इस तरह कार के करीब खड़े थे जैसे राह जाते अचानक मिल गए हों। रोडनी ने भी सरसरी सी नज़र उनकी तरफ डाली, लेकिन फिर कार आगे बढ़ गई। तुम्हारी कार किधर है? इमरान ने पूछा। वो तीसरी गली में खड़ी है, टाइगर ने कहा। तुम जाओ उसके पीछे, मैं उस कोठी को चेक करूंगा, इमरान ने कहा और टाइगर सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया जहां उसकी कार मौजूद थी। इमरान ने कार की फ्रंट सीट को ऊपर उठाया और उसके नीचे बने हुए बॉक्स में से उसने एक अजीब सी साख का पिस्तौल निकालकर हाथ में ले लिया और उसके साथ ही अंदर मौजूद एक डब्बे को खोलकर उसमें से एक छोटा सा डिक्टाफोन कैप्सूल निकालकर उसे चार्ज किया और फिर उसे पिस्तौल के मैगजीन में डालकर उसने इधर उधर देखा। जब किसी को खसूसी तौर पर अपनी तरफ मुतवज्जा ना पाया तो उसने पिस्तौल की नाल का रुख डॉक्टर लुत्फुल्लाह खान की कोठी की तरफ करके ट्रैगर दबा दिया। स्टिक की तेज आवाज के साथ ही पिस्तौल की नाल से वो कैप्सूल निकलकर हवा में उड़ता हुआ कोठी के पोर्च की छत पर जा गिरा और इमरान तेजी से मुड़ा और उसने पिस्तौल को सेट उठाकर वापस बॉक्स में डाला और उसके अंदर से एक छोटा सा रिसीविंग सेट निकालकर उसने सीट बंद की और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने रिसीविंग सीट को डैशबोर्ड के ऊपर रखा और कार चलाकर उसे आगे बढ़ाने लग गया। एक लंबा चक्कर काटकर वो उस कोठी के करीब मौजूद दरख्तों के एक झुंड में पहुंचकर रुका और उसने डैशबोर्ड से रिसीविंग सीट उठाकर उसने एक बटन प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे उसके कानों में टेलीफोन की घंटियां बजने की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ उस रिसीविंग सेट से निकल रही थी। हेलो, लुत्फुल्लाह खान बोल रहा हूँ, एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी और फिर खामोशी तारी रही क्योंकि रिसीवर से निकलने वाली आवाज़ को डिक्टाफोन कैश ना कर रहा था। ठीक है, मुझे अभी अभी आपका पैगाम मिला है। रोडनी साहब ये पैगाम दे गए हैं और रकम भी दे गए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका काम जल्द मुकम्मल कर सकूं। दोबारा वही हल्की सी आवाज़ सुनाई दी और चंद लम्हों बाद फिर खामोशी तारी रही। बिल्कुल जनाब, गारंटी से काम हो जाएगा, आप बेफिक्र रहें। ज़्यादा से ज़्यादा 2 रोज़ में काम कर दूंगा, लुत्फुल्लाह खान ने कहा और उसके बाद नंबर डायल किए जाने की आवाज़ सुनाई दी। लुत्फुल्लाह खान बोल रहा हूँ, असलम खान रिकॉर्डर कीपर से बात कराओ। चंद लम्हों बाद लुत्फुल्लाह खान की दोबारा आवाज़ सुनाई दी और खामोशी तारी हो गई। असलम, मेरे ज़ाती रिकॉर्ड से सेंट्रल जोन का मास्टर प्लान और सेंट्रल पर मेरी कोठी पर पहुंचा दो।
गेट पर रसूल बख्श को दे देना, लुत्फुल्लाह खान ने तहकुमाना लहजे में कहा और उसके बाद खामोशी तारी हो गई।